Hello friends, in this video we'll try to cover the topic of project and infrastructure financing. ठीक है। इस बेसिक प्रेजेंटेशन के अंदर हम लोग वो एक्चुअली इंडिया जैसी कंट्री के लिए प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहे हो लेकिन आपके पास फंडिंग नहीं है। आप प्रोजेक्ट स्टार्ट तो कर लोगे लेकिन एंड नहीं कर पाओगे। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं वो हमेशा लॉन्ग टेन्योर के रहते हैं, लॉन्ग टर्म के 5 इयर्स 10 इयर्स प्रोजेक्ट रहेंगे। आप जैसे कोई हाइडल पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं या आप रोड बना रहे हैं, आप होटल्स की चेन बना रहे हैं। जब भी आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपके लिए फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। अब इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ डेवलपिंग नेचर नेचर है कंट्री का, इमर्ज कर रही है, तो बहुत सारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, रिसोर्सेज के क्रंच रहेंगे हमेशा। तो ऐसी ही जगह पे फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे गवर्नमेंट तो हर जगह फाइनेंस नहीं कर पाएगी। अब देखिए रोड्स के ऊपर भी कितनी जगह पे आपने टोल प्लाजास देखे हैं जहाँ पे आप लोग रोड पे अगर ड्राइव कर रहे हैं, हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारा टैक्स पे करके जाना पड़ रहा है। तो पहले तो ये होता था कि कभी हमने हमारे सीनियर्स ने, जब हम लोग बचपन में थे तो हमने कभी ऐसा टोल प्लाजा ही नहीं देखा था जहाँ पे आपको टोल पे करना है और गाड़ी चलानी है। लेकिन अभी हर जगह टोल आ गया। व्हाट इट मीन्स कि जो टाइम है वो चेंज हो रहा है। पहले गवर्नमेंट ही खाली सब चीज़ों को सेल्फ फाइनेंसिंग कर रहे थे, अपने से फंडिंग निकाल के लाते थे, रोड्स बनाते थे। बट अभी जो सिस्टम है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, रिसोर्सेज बड़े कंस्ट्रेंट्स हैं, तो गवर्नमेंट खाली एसेंशियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपनी फंडिंग लगा रही है और जो नॉन एसेंशियल कैटेगरीज हैं उनको वो आउटसोर्स कर दे रहे हैं। जैसे वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में जा रहे हैं और प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि वो अपने कैपिटल के साथ टेक्नोलॉजी लेके आएँ और मार्केट में कंज्यूमर्स को एक कंज्यूमर फ्रेंडली एनवायरनमेंट में अच्छी डिलीवरीज दें। अब जितनी भी रोड्स हैं आप देखें इंडिया में, नीतीश गडकरी की वजह से बहुत बढ़िया बन गई। आप कहीं से भी एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हैं, आपको शहर के अंदर नहीं जाना पड़ रहा, बाईपास बाईपास होके ही गाड़ी निकल जा रही है। ये तो आई एम श्योर सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा। अब इतना बड़ा नेटवर्क बिठाने के लिए नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट आपको कितना पैसा चाहिए होगा, पहले की गवर्नमेंट्स क्यों नहीं कर पा रही थी। तो ये जो कंसेप्ट है, एक तो गवर्नमेंट को उस तरीके से एक क्लियर कट ओरिएंटेशन होना चाहिए कि हाँ हमें करना है। दूसरा, उनके पास एक बिजनेस मॉडल होना चाहिए जिससे कि ये प्रोजेक्ट्स को हम एक्चुअली लाइव कर सकें, यानी उनको ग्राउंड में एग्जिस्टेंस में लेके आ सकें। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो क्या रहा है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों पार्टनर्स मिलके इस टाइप की लाइक वायबिलिटी बना पा रहे हैं जिसमें कि ये लोग फंडिंग कर रहे हैं और सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं। लेट्स गो इन। तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, देखो किसी भी कंट्री के लिए बैकबोन होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। कंट्री डेवलप कर रही है जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ब्रिक्स कंट्री हैं, फास्टेस्ट डेवलपिंग नेशंस हैं। जीडीपी की ग्रोथ रेट आप देखेंगे तो वर्ल्ड में सबसे तेज है। तो इन कंट्रीज़ में देखें इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आ रही हैं। जो अपॉर्चुनिटीज़ को एनकैश करना है तो आपको फाइनेंसिंग चाहिए होगा। तो इसमें ब्रिजेस, यूटिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, ये सब, जैसे बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है, कितना कॉस्टली प्रोजेक्ट है। अभी बुलेट ट्रेन लाने के लिए लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। एक बार लैंड एक्विजिशन हो जाए तो फिर आप प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन उसमें अभी देखें, अगर टाइम डिले होगा तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्केलेट कर जाएगी। जो शायद 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है वो शायद 50,000 करोड़ हो जाएगा अगर टाइम डिले हो रहा है। टाइम डिले क्यों हो रहा है? अगर लैंड एक्वायर नहीं हो पा रही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप आज किसी प्रोजेक्ट को इनिशिएट करते हो तो उसकी टाइमलाइन के हिसाब से एग्जीक्यूशन होना चाहिए और कंप्लीशन भी होना चाहिए टाइमलाइन में। नहीं तो उसकी कॉस्टिंग जो है वो बहुत बढ़ जाएगी, हो सकता है फिर वो सस्टेनेबल या वायबल ही ना रहे, वो ऑप्शन वायबल ही ना रहे, इतना कमर्शियली वो कॉस्टली हो गया कि आप उसको करके उसकी कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाएंगे और उसमें लॉसेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो बेसिकली हम देख रहे हैं वो हम इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर देख रहे हैं, जिसमें बेसिकली जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी अच्छी हो रही है, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंप्रूव हो रही है। आप देखें एयरपोर्ट्स, इंडिया के मेजर एयरपोर्ट्स जो हैं वो सारे के सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में चले गए और उसकी वजह से जो प्राइवेट हाउसेज हैं उन्होंने ओनरशिप ले ली। और अब आप देखें कि जो आपकी सर्विस क्वालिटी है इन एयरपोर्ट्स पे वो वर्ल्ड क्लास है। ये लाउंज पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं और वो पहले नहीं होता था। अब एक और सिचुएशन मैं जो यहाँ रखना चाहूँगा, देखें आज से 20-25 साल पहले के जो रेलवे स्टेशन होते थे और जो अभी के रेलवे स्टेशन है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। उस टाइम पे आपको रेलवे स्टेशन पे पीने के लिए जो नल के रहते थे उसी से पानी पिया जाता था। वहाँ एसी रूम्स नहीं होते थे, फैंस लगे होते थे और स्टेशन के ऊपर कोई भी आके बैठ सकता था
और उसके बाद वो बैठे रहते थे, तो बेगर्स की भी जो नंबर्स है वो बहुत ज़्यादा थी। यानी आप देखें कि ये सब चीज़ें पहले चलती थी, अब क्या हो गया, अब सारा का सारा स्टेशन प्राइवेटाइज कर दिया है, कितने सारे एयरपोर्ट प्राइवेटाइज कर दिए हैं, अननेसेसरी जो पीपल हु डोंट हैव एनी पर्पस वो अब स्टेशन पे घूमने के लिए उनके लिए उतना फ्री नहीं है। अगर आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, हो क्या रहा है कि इंडिया जैसी इमर्जिंग कंट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं सर्विसेज, कोई अच्छी सर्विसेज आप देना चाहो तो वो एक्स्ट्रा पे भी करने के लिए रेडी, प्रीमियम सर्विसेज जिसकी बात कर रहा हूँ। तो आप एक लाउंज की बात करें, वेटिंग लाउंज, जैसे ट्रेन डिले हो गया तो आप स्टेशन पे बैठना चाह रहे हैं, पहले क्या होता था, एसी कंपार्टमेंट के लिए एसी वेटिंग रूम, और नॉन एसी के लिए नॉन एसी वेटिंग रूम। और आजकल जितने लोग इनकम जितना कमा रहे हैं, डिस्पोजेबल इनकम जितना बढ़ रहा है, उतना वो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। रेलवेज में सारे एसी कोचेस बन रहे हैं, और वेटिंग हॉल्स को भी वैसे ही बनाना पड़ रहा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वेटिंग हॉल्स की जगह देखें, आपको ऐसे सर्विस प्रोवाइडर चाहिए जो आपको वर्ल्ड क्लास सर्विस दे सके। यानी एक ही जगह पे आप वहाँ पे खाना भी खा सकते हैं, वहाँ पे अपना लॉकर भी लॉकर रूम की फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं, वहीं पे रेस्ट रूम भी है आपके पास, और आप अपना आराम से बैठ के वेट कर रहा है, और आपको आवरली रेट्स पे बड़ा नॉमिनल चार्ज पे करके अपना ये सर्विसेज अवेल करना पड़ रहा है। रिसेंटली हम एक ट्रेवल टूर पे थे जिसमें हमें ट्रेवल करना था हरिद्वार से चंडीगढ़। तो उसमें हमारी जो ट्रेन थी वो कम से कम नहीं तो 3-4 घंटे लेट थी। इतनी गर्मी के अंदर अगर ट्रेन 3-4 घंटे लेट हो रही है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से ही नहीं निकले जो देहरादून था, तो कितना मेंटल प्रेशर होता है। तो हमारे माइंड में यही चल रहा था कि भाई कैसे पहुंच के वहाँ पे हम लोग कैसे ये 3-4 घंटे निकालेंगे, क्योंकि बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन हैं, इनके साथ अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। इरिटेशन बहुत होगा, बच्चे आपको बैठने नहीं देंगे, गर्मी है, तो अब खाना नहीं खाया था, ये सब चीज़ें कैसे करेंगे। तो जैसे वी रीच देयर वी फाउंड कि हमारे पास वेटिंग लाउंज है, और वो 20 रुपी पर आवर के हिसाब से जो भी आपके मेजर हैं उनको चार्ज कर रहे हैं। अंदर ही आपका रेस्ट रूम है, अंदर ही आपके लिए रेस्टोरेंट है, आपको जो खाना है वो एमआरपी के हिसाब से यू कैन पे एंड यू कैन गेट इट डन। तो जो हमारा स्टे था हरिद्वार स्टेशन पे, वो हमें पता ही नहीं चला, एंड इट वाज ग्रेट, है ना। इट वाज ग्रेट कि लाइक हमें रात को 9 बजे ट्रेन पकड़नी थी, तो रात को हमने करीब 1 बजे ट्रेन पकड़ी है, और वो 3-4 घंटे कैसे निकल गए बिल्कुल पता नहीं चला। और उसके बाद रात को हमने जब वहाँ ट्रेन पकड़ी है, तो उसके बाद अगले दिन सुबह हम चंडीगढ़ पहुँचे, एक इट वॉज ऑल फ्लॉलेस, बहुत बढ़िया से। अब इसी ये कब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, ये तभी पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे आप पार्टनरशिप में प्राइवेट प्लेयर्स को लेके आ रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, जो आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज की क्रंच है, तो आप प्राइवेट सेक्टर को वहाँ इन्वाइट कर रहे हैं। और प्राइवेट प्लेयर्स जब भी आएंगे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करेंगे, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हुए वो ये भी इंश्योर करेंगे जो मिनिमम डिजायर्ड एक्सपेक्टेड सर्विसेज हैं वो केटर करें। ना यहाँ पे जो फंडिंग की बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, उसमें देखें आपको बेसिकली गवर्नमेंट फंडिंग मेनली आया करती थी। आजकल उसकी वॉल्यूम काफ़ी कम हो गई है ना। जैसे अभी हम देख रहे हैं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग आ रही है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट पे कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर रहा है। वैसे ही आपके नए नए पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उसमें पैसा लग रहा है, तो गवर्नमेंट को अपनी प्रायोरिटीज़ को क्लियरली चॉक आउट करना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ एसेंशियल है वहाँ डालना पड़ेगा। जहाँ प्राइवेट प्लेयर नहीं आ रहा है वहाँ उनको डालना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं। लेकिन जहाँ उनके पास ऑप्शन है प्राइवेट प्लेयर की एंट्री का, उनको देना चाहिए। जैसे रेलवेज में अभी बहुत सारी लीज लाइन की डिस्कशन चल रही है कि बहुत सारी लाइंस पे हो सकता है प्राइवेट प्लेयर्स को वो लीज पे सारा एरिया मिल जाए, और उस पे वो अपनी ट्रेन चलाएं और उस पे वो अपनी कॉस्टिंग निकालें। नवीसी ये थोड़ा अभी डिबेटेबल है, पता नहीं कैसे होगा इसका रिजल्ट, बट स्टिल जब भी प्राइवेट प्लेयर आएगा तो आप देखें कहीं ना कहीं आपके पास कुछ बेनिफिट्स भी आएंगे और कुछ कॉस्ट फैक्टर भी आएंगे। तो उसको हम देख सकते हैं, अगर कुछ नेगेटिव रहेगा तो उसको रिवोक किया जा सकता है, विड्रॉ करके फिर से गवर्नमेंट सेटअप में डाला जा सकता है। लेकिन अगर नहीं रहे तो कितना मुश्किल है। तो जो अभी आईआरसीटीसी देखो आप, जो रेलवेज का सिस्टम है पहले जो होता था और जो अभी आईआरसीटीसी ने वेल मैनेज किया है, उनके रिटायरिंग रूम्स लेके, टिकट बुकिंग काउंटर पे लेके, आपके एसी कोच की ट्रेन की जो कंप्लेंट्स हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट प्लेटफॉर्म जो रेल मदद को लेके कितना उन्होंने डिसरप्टिव कर दिया। और कॉन्ट्रैक्टर्स की कहीं पे भी कोई फॉल्ट हो इमीडिएटली कंप्लेंट जाती है और कंप्लेंट पे एक्शन हो जाता है और मॉनेटरी फाइन इम्पोज हो जाता है। तो यू सी ट्रांसपेरेंसी इज देयर, अकाउंटेबिलिटी इज देयर। पहले तो कोई रिवर्ट ही नहीं होता था, और अभी भी ये काफ़ी हद तक देखें, जितना वॉल्यूम हम डील कर रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस जिसमें रेलवेज की पिक्चर्स आ रही हैं जिसमें एक एसी कोच के अंदर सब जनरल टिकट वाले बैठ गए। अब इमेजिन करें, इतनी बड़ी कंट्री है, इतने सारे
आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट एक तो ये कि लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करना भी बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। एटलीस्ट यहाँ पे रिपोर्टिंग तो हो रही है, लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डिस्कस तो कर रहे हैं, और जब डिस्कस कर रहे हैं तो रेलवे अपनी अकाउंटेबिलिटी मानते हुए उस पर कुछ एक्शन भी कर रही है। तो ये ऑलवेज मूविंग फॉरवर्ड है, और हमें हमेशा इसको सपोर्ट करना चाहिए। और मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग भी है, जैसे वर्ल्ड बैंक और जितने भी आपके इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, आप उनसे भी फंडिंग ले सकते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए। जैसे हमें जापान बहुत सपोर्ट कर रहा है बुलेट ट्रेन के केस में। अब बुलेट ट्रेन से हमारा जो है दिल्ली और अहमदाबाद का जो डिस्टेंस है वो बहुत फास्ट कवर हो जाएगा, और फिर वो वही चीज़ को एक्सटेंड करके बॉम्बे सूरत के रास्ते वो बॉम्बे लेके जा रहा है। तो उसमें क्या है ना कि वो कहीं ना कहीं आपकी नीड ऑफ आर है, आपके फ्लाइट से उसकी कॉस्टिंग के बराबर आ रहा है। फ्लाइट्स में आपके पास कैपेसिटी नहीं है, तो आप रोड और रेल नेटवर्क से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब में पैसा लग रहा है, और पैसा क्यों लगे, देखिए, पैसा तब लगाना चाहिए जब आपके पास मार्केट है, जब आपके पास बायर है, जब आपके पास उस टाइप की फैसिलिटी लेने के लिए लोग हैं। अभी वंदे भारत एक आपकी फास्ट ट्रेन, फास्ट स्पीड ट्रेन आपने लॉन्च की, इनिशियली कुछ थी, अब धीरे धीरे अब बढ़ रही है, डिमांड है, टिकट सेल हो रही हैं, तभी तो वो यूसी अगर आपके पास मार्केट में अपॉर्चुनिटी है तो क्यों नहीं आप लाएंगे। और उसके लिए आपको जो कैश चाहिए, कैपिटल चाहिए, हो सकता है वो आपके पास नहीं हो, तो वो आप कहीं ना कहीं सोर्स से बोरो कीजिए, और जैसे ही आपका रिटर्न वापस आता है तो आप रिटर्न कर सकते हैं ना। इसी इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक मॉडल है जो कि कहीं ना कहीं इस सिस्टम को वायबल बना रहा है। तो इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर एग्रीमेंट्स में काम कर रहे हैं कि खुद ही बनाओ, खुद ही ऑपरेट करो, और फिर उसके बाद फाइनली जब आपका लीज पीरियड कंप्लीट हो जाए तो वो गवर्नमेंट को वापस ट्रांसफर कर दो। इसमें क्या हो रहा है, आपने जो इतना इन्वेस्टमेंट किया है उसमें एक जस्टेशन पीरियड है। जस्टेशन पीरियड मींस इन्वेस्टमेंट पीरियड। आपको जैसे आज एक रोड प्रोजेक्ट बनाना जिसमें 500 करोड़ लगेंगे, आपने आज 500 करोड़ रुपए स्टेजेस में लगा के इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 6 महीने से 1 साल लगेगा। 1 साल के बाद जब फिर वो प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा, तो आप इमीडिएटली उस पर टोल प्लाजा बैठा के उसकी रिकवरी ले सकते हैं। आजकल सारा का सारा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ऑटोमेटेड है। गवर्नमेंट ट्रैक कर सकता है कि कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे गाड़ियां मूव कर रही हैं। और उससे क्या हो सकता है, देखें, अगर आपके पास वॉल्यूम आएगा ना, तो आप उसकी कॉस्ट को रैशनलाइज भी कर सकते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस भी कर सकते हैं, और उससे लीज पीरियड भी अफेक्ट हो सकता है कि अगर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू से ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है तो हो सकता है वो जल्दी ही प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाए। यानी क्योंकि जेस्टेशन पीरियड मतलब जिस पीरियड में आपको अपने कैश फ्लोज जो आपने इन्वेस्ट किए हैं वो वापस आते हैं, इट विल टेक 4-5 years, और उसके बाद आपको प्रॉफिट्स आते हैं 2-3 साल। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको आप कैपिटल बजटिंग के सब्जेक्ट में स्टडी कर सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। तो इसमें केयरफुल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, इक्विटेबल रिस्क एलोकेशन की बात कर रहे हैं, रॉबस्ट एंड लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। तो अगर ये सब चीज़ें ठीक है तो आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बहुत बढ़िया से चलने वाला है। नो प्रोजेक्ट फाइनेंस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम फाइनेंस कहाँ से कर सकते हैं, नॉन रिकोर्स और रिकोर्स, ये दो ऑप्शंस होते हैं। रिकोर्स में क्या होता है, रिकोर्स में ऐसा है कि मैंने आपसे पैसा लिया और उसको अपने बिजनेस में लगाया, अगर मेरा बिजनेस सही चला तो मैं आपको वापस कर दूंगा। अगर सपोज मेरा बिजनेस में पैसे डूब गया तो मैं पैसे कैसे दूंगा। रिकोर्स का मतलब ये होता है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको कहीं ना कहीं किसी सोर्स से रिकवर कर लें। नॉन रिकोर्स में मतलब ही यही है कि आपने पैसा लगाया, अगर तो वो पैसा डबल हो गया पार्टी का और वो वापस देना चाह रहा तो ठीक है, लेकिन अगर पैसा डूब गया तो आपके पास चॉइस ही नहीं है। तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में एक हाई डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व है, जो किसके लिए है, जो प्राइवेट प्लेयर के लिए, जो इसमें वॉलंटियर कर रहा है, जो अपने से स्टेप इन कर रहा है। गवर्नमेंट आपको यहाँ पे एक सिचुएशन दे रही है बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, बहुत सस्ते में, लीज रेंटल्स बहुत कम है, लेकिन उसमें है क्या कि आपको जब पैसा लगाना है तो आपको ये श्योरिटी नहीं है फ्यूचर में इसके मतलब प्रॉफिट के कितने चांसेस है, नहीं है। तो आप अपनी कैपिटल बजटिंग टेक्निक लगा के खुद से इवैल्यूएट कर लीजिए, खुद से प्रिडिक्ट कर लीजिए, तो जो सेल्स फोरकास्ट है फ्यूचर के उसी के बेसिस पे आप इसमें लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। तो यहाँ नॉन रिकोर्स फाइनेंसिंग करवा सकते हैं आप लोगों से, जो प्राइवेट प्लेयर्स आना चाह रहे हैं, स्पॉन्सर्स हैं। उसके बाद सिंडिकेट लोन कर सकते हैं, यानी डिफरेंट बैंक्स इकट्ठा अपने एक कंसोर्टियम बना के एक लोन को पुल इन करके, लोन वैल्यू को पुल इन करके इकट्ठा वो एक लोन दे सकते हैं, ग्रुप लोन दे सकते हैं। देन बॉन्ड फाइनेंसिंग है कि जो इशुइंग कंपनी है, जो ये कंपनी ये प्रोजेक्ट लेके आ रही है, तो वो अपने बॉन्ड्स निकाल सकती है मार्केट में, और उसको इंटरेस्ट रेट, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के साथ वो मार्केट में लॉन्च कर सकती है। कि जो मार्केट से पैसा रेज किया बॉन्ड की फॉर्म में, जो 5-7 साल के बाद मेच्योरिटी जिसकी आनी है, तो 5-7 साल में आप क्या कर रहे हैं, आप उस पैसे को यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और वहाँ से आपके रेवेन्यू जनरेशन शुरू हुए टोल प्लाजा के थ्रू, तो आप उसको वापस से
टाइमली इनको रीपेमेंट करना शुरू कर दीजिए। इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आप अपनी कंपनी के आईपीओ को लाने की बात कर रहे हैं, जिससे कि जो पैसा रेज होगा उसको आप अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ईजी है। इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट भी लगता है। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब कि आप प्राइवेटली नेगोशिएट कर लीजिए कुछ बड़े बिग शॉट इन्वेस्टर्स से, और उनसे अपने मतलब बल्क में शेयर उनको बेच दीजिए, और उनको ओनरशिप जब ट्रांसफर होगी तो वो आपके लिए कैश दे देंगे। तो ये जो है ना म्यूचुअल एक्सचेंज स्वैपिंग, ये बड़ा कॉमन है। लार्ज स्केल इन्वेस्टर्स जैसे एलआईसी है, म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, ये अगर प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग रहेगा तो ये एक ही शॉट में बहुत पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ अगला है हमारा रिस्क एलोकेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। क्योंकि हम ये इंटरनेशनल फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट खाली इंडिया में नहीं है, हो सकता है इंडिया से बाहर भी कहीं प्रोजेक्ट्स हो रहे हो। जो एल एन टी जैसी कंपनीज हैं जो ये प्रोजेक्ट्स अंडरटेक कर रही हैं, तो उन कंपनीज को प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, एटलीस्ट इनिशिएट करने के लिए फंडिंग चाहिए होती है। तो उसके लिए भी हो सकता है जो बैंक्स एंड ये इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो कोलैब करके इनको फंडिंग दें। तो ना यहाँ रिस्क एलोकेशन की बात हो रही है। तो आप जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस करेंगे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी भी प्रोजेक्ट को फंडिंग करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एसोसिएटेड रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, केयरफुली लिस्ट डाउन करना है। यानी जितने भी मार्केट रिलेटेड हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स से रिलेटेड हैं, पॉलिटिकल हैं, सोशल हैं, वो सारे रिस्क जॉट डाउन कीजिए। क्योंकि देखें, आपने एक बार प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया ना, निकलना मुश्किल है। बड़े बिग टिकट इन्वेस्टमेंट्स हैं ये, बहुत पैसा है। एक बार लगा तो अब ये निकलेगा 5-7 साल के बाद। बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो प्रोजेक्ट ही रुक के खड़ा हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पे कुछ एक इंडस्ट्रीज थी जो लेदर का काम करती हैं, करती थी, अभी तो नहीं है, करती थी। तो जब वो लेदर का काम करती थी शहर के बीचों बीच में, तब तो उस टाइम पे लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाद में जो लीगल इश्यूज हुए और एक कानून आया कि ये फैक्ट्रीज को रिलोकेट करना है किसी दूसरी लोकेशन पे स्टेट के अंदर, तो जो रिलोकेशन कॉस्ट थी वो इतनी ज़्यादा थी, ये कंपनीज रिलोकेट ही नहीं कर पाई। तो आप समझें, ये चली चलाई कंपनी, अच्छी कंपनी जो अच्छे से काम कर रही थी, अब वो टोटली डिफंक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि पॉलिसी चेंज हो गई, लीगल गाइडलाइंस चेंज हो गई। नेक्स्ट, रिस्क असेसमेंट की बात करते हैं ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। उनको कैसे कर सकते हैं? अभी तो रिस्क को लिस्ट डाउन किया, अब उनकी असेसमेंट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, एक क्वांटिटेटिव वैल्यू एसेस डिफाइन करेंगे। और फिर देखें, जब हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर इवेंट की वजह से हमें एक एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ लॉस होने वाला है, तो आप उस लॉस की प्लानिंग करते हैं, मिटिगेशन की प्लानिंग करते हैं। यानी उसको ट्रांसफर कैसे करें किसी और के ऊपर। क्या हम इंश्योरेंस ले लें, और जो इंश्योरेंस दे रही है कंपनी, और कोई लॉस होगा तो वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी, या फिर हम उसको किसी कॉन्ट्रैक्ट में, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में किसी और को ट्रांसफर करते हैं। तो मार्केट में रिस्क बायर बैठे हैं, वो आपको प्रीमियम लेंगे और आपका रिस्क अपने ऊपर ले लेंगे। तो जो भी क्राइटेरिया फिट इन हो रहा है, आप अपना रिस्क को इवेलुएट करके उसको मिटिगेशन की कॉस्ट डिफाइन करो। मिटिगेशन की कॉस्ट देखोगे तो वो आप उसको एलोकेट करके अपना रिस्क खत्म कर लोगे। रिस्क एलोकेशन क्या है? रिस्क एलोकेशन क्या है कि एलोकेट रिस्क टू पार्टीज बेस्ट इक्विप्ड टू मैनेज देम। अब देखें, बहुत सारी मार्केट में पार्टीज हैं, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट खाली एक ही को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एजेंसी है वो शायद गिवन कंडीशंस में विद गिवन कंस्ट्रेंट्स बेस्ट सूटेड कंपनी है जो इस टाइप का काम कर सकती है। तो हमें ये देखना है एज अ लेंडर कि क्या हमारी जो कंपनी है उसको ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, ये विल इट बी पॉसिबल कि वो अपना प्रोजेक्ट को टाइमली मैनर में ख़त्म कर सकते हैं। उनकी स्पेशलाइजेशन है, उनके पास उस टाइप के टेक्निकल नो हाउ है, उनके पास एचआर रिसोर्सेज हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। इसके आगे एनवायरमेंटल एंड सोशल कंसिडरेशंस की बात कर रहे हैं। अब देखें, आजकल एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस के ऊपर बहुत काम चल रहा है। ईएसजी के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस लाने की बात कर रहे हैं। जितने भी प्रोजेक्ट हैं, अगर वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेंगे, जैसे चारधाम यात्रा वो भी उत्तराखंड में चल रही है, और वहाँ पे रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं बहुत जगह पे, और उसके चक्कर में हो सकता है रेगुलरली ब्लास्ट कर करके जो माउंटेन्स, जो हिल बेल्ट है, हिल रेंज है, उसकी स्ट्रेंथ को वो अफेक्ट कर रहा है। तो होगा क्या कि कुछ टाइम में लैंडस्लाइड्स और ये फ्लैश फ्लड्स की वजह से सारे जो माउंटेन्स है वो नेचुरल क्लैमिटीज और कैटास्ट्रॉफिक के कगार पे होंगे। तो इसके लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम जो भी कर रहे हैं ना, उसको हमें एनवायरमेंटल और सोशल एंड गवर्नेंस के परस्पेक्टिव से हमने ये इंश्योर करना है कि ये सारे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हो। यानी अगर आप रोड वाइडन भी कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि उसमें अगर वायबिलिटी है तब तो करें, नहीं है तो फिर आप उस हिसाब से उसको कोई अल्टरनेटिव प्लान लेके आए। ये नहीं कि ब्लास्ट करके आप एकदम से रोड तोड़ दे रहे हैं और उसके बाद फिर उस वो पहाड़ पहाड़ का पहाड़ नीचे उतर के आ जा रहा है। अब देखें, ओवर कंस्ट्रक्शन की वजह से हिल्स पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। शिमला भी एक एग्जांपल है।
ऊपर कुल्लू मनाली दूसरा एग्जाम्पल है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शंस की वजह से इतने फ्लैश फ्लड अभी कॉमन हो गए हैं कि पूरा का पूरा हिल स्टेशन जो है वो डिस्टर्ब होने, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस पे खड़ा हुआ है। ओके, सो वैसे ही हम सोशल इक्विटी की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है ना, उसमें बेसिकली हम लोकल कम्युनिटीज जो वहाँ पे रह रही हैं उनके राइट्स की बात करते हैं कि उनको इक्वल राइट्स रहने चाहिए। ये नहीं कि आपने प्रोजेक्ट बना दिया, हाई फाई इंफ्रास्ट्रक्चर पुटअप कर दिया, तो जो लोकल्स वहाँ बैठ रहे थे उनको रीसेटलमेंट करने के नाम पे उठा के कहीं और डाल दिया, और और डिस्क्रिमिनेशन हुई। तो यहाँ पे हो क्या क्या रहे हैं कि जो सोसाइटी है उसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स होना चाहिए। तो जो लोकलाइट्स हैं उन्हीं को एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रेफरेंस मिलनी चाहिए ओवर अदर्स, क्योंकि उन्होंने अपनी कुछ पुरानी कन्वेंशनल जो उनकी जगह थी उसको उन्होंने सेक्रीफाइस किया, उन्होंने जो चेंज है वो एक्सेप्ट किया है। तो ये जो बेनिफिट्स हैं वो उन्हीं को मिलने चाहिए, रादर देन कोई बाहर से आके न्यू, मतलब लेबर बाहर से आके उस चीज़ का बेनिफिट ले रही है। नेक्स्ट, इसीलिए बहुत सारी स्टेट्स में ना आपके देखोगे तो आप लैंड नहीं बाय कर सकते। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं कि आपको लोकल नेटिव्स को जॉब देनी पड़ेगी, क्लास 4 या जो भी लोअर प्रोफाइल का काम है एटलीस्ट वो तो देना ही पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है। नेक्स्ट, सस्टेनेबल, तो प्रोजेक्ट्स को सस्टेनेबल होना चाहिए, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं आप देखें वो अगर सस्टेनेबल नहीं है, आपने इस साल प्रोजेक्ट बना दिया, बहुत अच्छे से रोड बना दी, लेकिन नेक्स्ट ईयर वो सारा वॉश आउट हो गया फिर से। रेनी सीजन में देखें, जो बिहार में काली नदी है जो हमारी, उसके आसपास अगर आप पूरा चेक चेक बंकर्स बना रहे हैं तो वहाँ पे वो लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी फ्लैश फ्लड इतनी ज़्यादा रहती है हमेशा, मानसून के पीरियड में इतना ज़्यादा वाटर आता है कि आप वहाँ कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो अवॉइड करें कि उस टाइप के किसी प्रोजेक्ट में पैसा ना ब्लॉक करें, है ना। आपने इनिशिएट कर दिया और उसके बाद वो प्रोजेक्ट ही मतलब वायबल नहीं है, कुछ टाइम के बाद बारिश शुरू हो गई है, वो सारा इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो गया, पैसा जितना लगा था वो सब वेस्ट, निकलेगा क्या उसमें से। जो इसके लिए इज इम्पोर्टेंट कि जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो सस्टेनेबल होने चाहिए, मैनेजेबल होने चाहिए, ऑपरेशनल होने चाहिए। कम्युनिटी एंगेजमेंट मतलब आप जो लोकल्स हैं उन लोगों को अपने साथ रखें इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए, और ट्रस्ट का एलिमेंट बनना चाहिए। क्योंकि अगर ट्रस्ट ना हो तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं पे इंडिया में प्रोटेस्ट होते हैं, फार्मर प्रोटेस्ट कह लीजिए, या जो आपके ट्राइबल लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनकी लैंड एक्वायर कर ले रहे हैं कंपल्सरी मीन्स बाय यूजिंग फोर्स। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो आपके कहीं ना कहीं फिजिबिलिटी को डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी ड्यू डिलीजेंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जिसमें प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव देखने चाहिए जो कि क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, क्योंकि जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, लेंडर्स हैं और जो क्लाइंट्स हैं वो सब आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। मार्केट एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं, यानी इसमें डिमांड एंड सप्लाई कैसी है, कंपटीशन कैसा है, कितने सप्लायर्स हैं, टारगेट कस्टमर सेगमेंट जो है उसकी पेइंग कैपेसिटी कैसी है, तो ये सब चीज़ें आपकी मार्केट एनालिसिस में आ जाती है। आगे है टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी मतलब हम आप जब भी कभी कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि उसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हो रही है, इज इट लोकली मैन्युफैक्चर्ड टेक्नोलॉजी और बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या हमारे इंपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियर है, पार्टी काउंटर पार्टी ढूंढ ली गई है, उससे हमारे प्राइस नेगोशिएशन हो गए हैं। कोई भी चीज़ आपको डिलेमा में नहीं रखना है, कोई भी चीज़ क्वेश्चनेबल नहीं होनी चाहिए कि होगा नहीं होगा, अभी क्लियर नहीं है बाद में देखेंगे। अगर सारी चीज़ें आपकी जीरो डाउन हो चुकी हैं, ब्लैक एंड वाइट कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो चुकी हैं और उनके रेट्स नेगोशिएट हो गए, देन इट इज लाइक टेक्निकली वाइबल, फिजिबल, है ना। तो फिजिबल है तो फिर आप करें, नहीं है तो फिर रुके, फिर सोच लीजिए पहले पैसा लगाने से। देन फाइनेंशियल वायबिलिटी में वो रॉबस्ट फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस की बात कर रहे हैं कि अब देखें कोई भी एंटिटी हम स्टार्ट करते हैं तो हम पहले उस टाइप के प्रोडक्ट की, जो भी वो प्रोडक्ट में डील कर रही है, आगे मार्केट में आने वाले टाइम में क्या प्रोजेक्शंस रहने वाली है, उसकी सेल्स को लेके, प्रॉफिट मार्जिन्स को लेके, कंपटीटर्स की एंट्री को लेके, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको फंडिंग लेने में मदद करेंगी। और अब लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें रेगुलेशंस हैं, कोड्स हैं, पॉलिसीज़ हैं जो लोकल लेवल पे और नेशनल लेवल पे हैं। तो जब तक आप उनको नहीं फॉलो करते हैं तो आप अपना काम ही नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। देखें आप, वो नोएडा का केस याद है जो ट्विन टावर बिल्डिंग थी, है ना। तो उन्होंने बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, बिल्डिंग में कुछ एक एरिया की आपके पास अप्रूवल है, दूसरे वाले पोर्शन की आपके पास अप्रूवल नहीं है। अब आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी है कि जिससे कि एडजॉइनिंग एरियाज में वहाँ पे एक तरीके का थ्रेट हो गया कि अगर कभी भी इन बिल्डिंग्स में कुछ अर्थक्वेक या कुछ और एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफिक इवेंट की वजह से जब भी कोई कोलैप्स होगा तो वो नियर बाय बिल्डिंग्स को बहुत बुरा डैमेज डालेंगे। तो इस टाइप की सिचुएशंस में आप रेगुलेटरी अप्रूवल्स नहीं ले पाएंगे।
उसमें आपको कहीं ना कहीं रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपने देखा कि कितनी बड़ी बिल्डिंग, जिसको कि इवन हमें फॉरेन एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ा था उसको डेमोलिशन के लिए। तो ये सब चीज़ें क्या है, आपको फ्रेमवर्क देखना पड़ेगा कि आप ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले उसके लिए जो उसके लॉज अबाइड होने चाहिए, जो अप्रूवल्स मिलने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करने से पहले, वो सब सही है कि नहीं है। यानी जैसे आप मकान बना रहे हैं, नक्शा पास नहीं है, आपने मकान बना दिया, बाद में पता चला हाउसिंग बोर्ड को, और उन्होंने फिर उस चीज़ के लिए आपसे इंक्वायरी रेज की, और अगर आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सही से, उनके उनके क्वेश्चंस को सही से आंसर नहीं कर पाएंगे, हो सकता है आपका मकान जो भी है उसको अनलॉफुल डिक्लेयर करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। आपने देखा है ना, ये यूपी के अंदर काफ़ी जगह पे इनका एक ये जो क्या बोल रहा है, रोड रोलर चल रहा है, रोड रोलर है या वो क्या क्या मैं उसको नहीं पकड़ पा रहा हूँ, वो चल रहा है। तो वो क्या बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि जहाँ पे भी कुछ अनलॉफुल है और वो स्ट्रक्चर्स को इमीडिएटली डिस्ट्रॉय किया जाएगा। गवर्नमेंट अगर स्ट्रिक्ट है तो फिर मतलब देखो, गवर्नमेंट इज राइट ऑन इट्स पार्ट। अगर आपने कुछ अनलॉफुली कंस्ट्रक्ट कर दिया और उसके लिए आपके पास अप्रूवल नहीं है, तो अप्रूवल तो हमेशा पहले लेना चाहिए, अप्रूवल बाद में थोड़ा ना लेते हैं। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से एंड पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से कभी कभी गवर्नमेंट हेल्पलेस हो जाती है, ये सिस्टम हेल्पलेस हो जाता है और कुछ कर नहीं पाता। बट अगर सही से देखें तो आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि जो कंस्ट्रक्शन अनलॉफुल है वो अनलॉफुल है, अब उसको कुछ भी करो तो लॉफुल कैसे हो जाएगा। तो उन सब चीज़ों को थोड़ा सा देखना है, लीगल स्ट्रक्चर्स को देखना है, इसका जो परमिटिंग प्रोसेस है, मतलब जहाँ पे भी उनको गवर्नमेंट एजेंसी से उनको अप्रूवल्स लेनी है और उनके ऊपर सही से काम करना है। अभी दिल्ली में एक केस चल रहा है, आम आदमी पार्टी के किसी एक पॉलिटिशियन ने एक फॉरेस्ट एरिया को, जो एक्चुअली डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट एरिया है, उसके अंदर जाके उस लैंड को वो क्रिमेशन ग्राउंड, मुस्लिम के लिए एक क्रिमेशन ग्राउंड के लिए अनाउंसमेंट दे दिया है। वहाँ पे कुछ आपकी क्रिमेशन भी करवा दी है, जो उनका प्रोसेस होता है बरियल ग्राउंड, वो बरियल ग्राउंड में एक दो बरियल भी कर हो गई। और ये सब हुआ कैसे, एकदम से जल्दी जल्दी से हुआ है, विदाउट द नॉलेज और विदाउट द लाइक एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोकल अथॉरिटीज। अब उसके बाद अभी पॉलिटिशियंस आर ट्राइंग टू नेगोशिएट विद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की ये लैंड को आप एक्चुअली दे शुड बी गिविंग इट टू पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो ये कम्युनिटी ड्रिवन जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब देखें, ये पॉलिटिकल इंटरवेंशन है। बट इसमें क्या है, कभी कभी दीज आर डिस्प्यूटेड केसेस, कभी कभी आपके फेवर में आएगा और कभी कभी दूसरे के साइड भी जा सकता है। तो हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट वेस्ट ही हो जाए। सो इसके लिए एज अ फाइनेंसर आपको जरूरी है कि आप वहीं फाइनेंस दीजिए विच इज एक्चुअली लीगली अप्रूव्ड, और जिसमें सारे अप्रूवल्स हैव बीन सॉर्ट इन एडवांस, पहले से ही गवर्नमेंट से रिटन में सब आपने अप्रूवल ले रखे हैं। तो इसी कंक्लूजन क्या है इसका की टेक अवे, कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर एक्चुअली ड्राइविंग योर कंट्रीज ग्रोथ। तो उसके लिए यू नीड टू स्पेंड अ लॉट, इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज द की। और आप इसको कर रहे हैं तो यू सी यू विल बी इन गुड शेप। एंड इसके साथ गुड डे, टेक केयर, मिलते हैं।